अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है प्रथम बैठक की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली के जो है केंद्रीय कक्ष में जो है हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि ये व्यक्ति जो थे सबसे बुजुर्ग थे। जो संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनमें ये सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको जो है संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी चुने गए थे और 9 दिसंबर को ही जो है इनको चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह कौन थे? तो बी.एन. राव थे। तो बी.एन. राव को जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए, संविधान सभा में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है उद्देश्य जो है प्रस्ताव जो है पेश किया और 22 दिसंबर 1947 को जो है इसे स्वीकृति मिली। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है पेश किया गया संविधान सभा में, और संविधान सभा द्वारा जो है इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप पर कितने वाचन हुए? तो देखिए, संविधान सभा का जो प्रारूप था उसमें जो है कुल 3 वाचन हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में निमित्त कुल कितने अधिवेशन हुए? तो देखिए, संविधान सभा के निर्माण में जो है कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में जो है कुल समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो देखिए, संविधान के प्रारूप पे जो है कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो कुल 114 दिन जो है बहस की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि कब है? तो देखिए, भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि जो है वह कब है? तो 26 नवंबर 1949 है। तो संविधान के पारित होने की तिथि जो है वह 26 नवंबर 1949 है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, मूल संविधान में जो कुल अनुच्छेद हैं वह कितने हैं? तो 395 हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से जो भाग थे वो थे 22 और वर्तमान समय में लगभग 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान लागू होते समय कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय जो है अनुसूचियों की संख्या थी वह कितनी थी? 8 थी। वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो देखिए, पारित अलग है। पारित जो है कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, किंतु संविधान को जो लागू किया गया वह कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? तो देखिए, प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वह किस शब्द से होती है? हम भारत के लोग से जो है प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का अंत किस शब्द से हुआ है? देखिए, जो सब प्रस्तावना है उसका जो अंत होता है वह किस प्रकार से होता है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया? तो देखिए, आधारभूत जो ढांचा है इसकी अवधारणा जो है सर्वप्रथम कब की गई थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में की गई थी। अगला है फैक्ट,
संविधान निर्माण समिति एवं उनके अध्यक्ष। तो देखिए संविधान सभा के जब निर्माण हुआ था तो उसकी कुछ समितियां थी और उसके कौन अध्यक्ष थे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है प्रारूप समिति। तो देखिए प्रारूप समिति की बात की जाए तो प्रारूप समिति में कुल अध्यक्ष को लेके जो है 7 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य और एक अध्यक्ष होता था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए संघ से संबंधित जितनी समितियां थी उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। तो देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए संघ से संबंधित जो भी समितियां थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रांत से संबंधित जितनी भी समितियां थी उसके अध्यक्ष कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए प्रांत का अलग अलग होता है, तो जो अलग अलग प्रांत थे उनको जोड़ने का श्रेय जो है किसको जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ समिति के अध्यक्ष अर्थात जो संघ का जो प्रमुख व्यक्ति था, जैसे प्रधानमंत्री जो संघ का जो प्रमुख होता है वह नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, जो प्रमुख वास्तविक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उसी प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। तो देखिए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला है झंडा समिति। तो देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला है संचालन समिति। तो देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे तो इसके भी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो झंडा समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है संघ समिति। तो देखिए संघ शक्ति समिति। देखिए संघ से संबंधित हमने आपको बताया कि उसके अध्यक्ष कौन होंगे तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष। तो देखिए मूल अधिकार संबंधित जो उप समिति थे उसके अध्यक्ष जो थे तो JB कृपलानी जी थे। तो देखिए मूल अधिकार से संबंधित यदि पूछे अध्यक्ष कौन थे तो जो है कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि मूल अधिकार संबंधी उप समिति की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी। अगला है अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। तो देखिए अल्पसंख्यक समिति के तो अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, किंतु अल्पसंख्यक समिति के उप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे तो HC मुखर्जी जी थे। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे S वारदाचारी यार जो है थे। अगला है संविधान सभा को कार्यकारिणी संबंधी समिति। तो देखिए संविधान सभा की कार्यकारिणी की जो समिति थी उसके अध्यक्ष JB मालवंकर थे। तो संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष JB मालवंकर जी थे। आइए अब हम लोग जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो गठित की गई थी मंत्रिमंडल उसके बारे में जानते हैं कि उसके प्रमुख कौन कौन थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल थी उसमें जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इनको जो कौन कौन सा मंत्रालय था तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भोजन तथा कृषि मंत्री चुने गए थे। अगला है बाबू जगजीवन राम। तो देखिए बाबू जगजीवन राम को जो है श्रम मंत्री के रूप में जो है चुना गया था। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है विधि मंत्री के रूप में जो है चुना गया था, अर्थात विधि मंत्रालय इनको दिया गया था। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है बनाया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री जो है बनाया गया था। अगले व्यक्ति हैं सरदार बलदेव सिंह। तो देखिए सरदार बलदेव सिंह को जो है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित की गई थी उनमें इनको जो है रक्षा मंत्री बनाया गया था। अगला व्यक्ति हैं वह है डॉक्टर जॉन मथाई। तो देखिए जॉन मथाई को जो है क्या बनाया गया था तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री जो है बनाया गया था। अगले व्यक्ति हैं RK खड़मुख शेट्टी। तो देखिए RK खड़मुख शेट्टी को जो है वित्त मंत्री जो है बनाया गया था। अगले व्यक्ति हैं वह है राजकुमारी अमृता कौर। तो राजकुमारी अमृता कौर को जो है कौन सा मंत्रालय दिया गया था तो स्वास्थ्य मंत्री जो है इनको बनाया गया था। अगला है मौलाना अबू कलाम आज़ाद।
देखिए मौलाना अबू कलाम आज़ाद को जो है क्या बनाया गया था, तो इनको जो है शिक्षा मंत्री जो है बनाया गया था। अगले है वह है कि विदेशियों से जो स्रोत की प्रमुख स्रोत लिए गए हैं कि भारतीय जैसे संविधान में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में किस किस देश से जो है कौन सा स्रोत लिया गया है। देखिए ये हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हमने इसको जो है ऐड किया है। तो देखिए सबसे पहले ब्रिटेन से, तो देखिए ब्रिटेन से बात की जाए तो संसदीय शासन पद्धति, सदनीय व्यवस्था, विधि का शासन एवं एकल नागरिकता का उल्लेख जो है ब्रिटेन से किया गया है। तो देखिए संसदीय शासन पद्धति जो भारत में चलती है, यह कहाँ किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन और एकल नागरिकता जो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है, यह जो है किस देश से लिया गया है, तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देश है वह है आयरलैंड। तो देखिए आयरलैंड से भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद जो है 36 से लेके 51 तक किया गया है, और यह जो है किस देश से लिया गया है, तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्यों का जो है मनोनयन किया जाता है, जो कि कला, साहित्य, खेल इससे जो है संबंधित होते हैं। तो इसका जो मनोनयन का उल्लेख है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल और पद्धति है भारतीय संविधान में, यह किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। अगला देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यदि बात की जाए इससे जो है कौन कौन सा लिया गया है, तो देखिए मूल अधिकार। तो देखिए सबसे पहले मूल अधिकार का जो उल्लेख मिलता है वह संविधान में किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दी थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है दी थी। यदि बात की जाए मूल अधिकार की कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और भाग की बात की जाए तो भाग जो है 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है उद्देशिका का विचार। उद्देशिका अर्थात भारत में जो कि संविधान में जो प्रस्तावना है, इसका जो विचार है वह किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यदि उद्देशिका का पूछे कि भाषा किस देश से ली गई है, तो जो होगा उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और यदि उद्देशिका का विचार पूछे तो किस देश से है, तो अमेरिका के संविधान से है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका की उद्देशिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की जाए तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है किस देश से लिया गया है, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका का विचार हमने आपको बताया कि उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के 61 में दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यह जो है किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है लिया गया है। अगला है न्यायिक पुनर्वलोकन। तो अर्थात न्यायिक पुनर्वलोकन जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में दिया गया है कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह या सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अपने जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको जो है पुनर्लोकित कर सकती है, अर्थात कोई भी जो कानून बना है उसको जो है फिर से जो है पुनर्विचार कर सकती है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद जो है 63 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका जो उल्लेख है या किस देश से किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। अगला है वित्तीय आपात। जो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है, और यह जो है किस संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, हमने आपको पहले ही बताया कि उद्देशिका की जो विचार है या किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, किंतु इसकी जो भाषा है वह किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके पश्चात देखिए केंद्र और राज्य के संबंध जो दिए गए हैं, इसका उल्लेख जो है किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची के शक्तियों का विभाजन, इसका भी उल्लेख जो है ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति जो है यदि कोई आवश्यकता जरूरी पड़ जाती है तो संसद जो है
संयुक्त बैठक जो है बुला सकती है लोकसभा और राज्यसभा का, इसका जो उल्लेख मिलता है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 108 में दिया गया है। उसके पश्चात अगला है कनाडा। तो देखिए कनाडा जो है, कनाडा से संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली जो है लिया गया है। अगला है जापान। तो देखिए अगला जो देश है वह है जापान। जापान में जो है, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है यह जापान के संविधान से लिया गया है। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति का जो है उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद जो है 368 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है। और यह किस देश से लिया गया है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यदि बात की जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला देश है फ्रांस के संविधान से। देखिए फ्रांस के संविधान से कौन कौन सी चीज ली गई है? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो सिद्धांत है यह सब फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला है आपात प्रावधान। तो देखिए अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है आपात का प्रावधान किया गया है। और यह किस देश से लिया गया है? तो यह जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कि अब हम लोग देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो देखिए अनुसूचियों की बात की जाए तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की संख्या है वह कितनी है? तो 12 है। और जब मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो आइए हम लोग जो है एक एक अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला अनुसूची की बात की जाए तो पहली अनुसूची जो है इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र में का उल्लेख किया गया है। तो पहली अनुसूची में जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो देखिए पहली अनुसूची हो चाहे पहला भाग हो या पहला जो है अनुच्छेद हो, उसमें जो है संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में जो है भारत में जो है 28 राज्य और 8 जो है संघ राज्य क्षेत्रों का जो है उल्लेख किया गया है। अगला है वह है दूसरी अनुसूची। तो देखिए दूसरी अनुसूची में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो है भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को जो है प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते, पेंशन आदि का जो है उल्लेख किया गया है। तो देखिए दूसरी अनुसूची में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उसका जो उल्लेख किया गया है वह किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची जो है 2 में किया गया है। अगली अनुसूची जो है वह है अनुसूची 3। तो देखिए तीसरी अनुसूची में जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का प्रावधान किया गया है। तो देखिए प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची में जो है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का जो प्रावधान किया गया है वह तीसरी अनुसूची में किया गया है। किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का जो है उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुच्छेद 60 में दिया गया है राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। और यदि बात की जाए उपराष्ट्रपति की तो अनुच्छेद 69 में जो है दिया गया है शपथ और प्रारूप, जो शपथ और प्रतिज्ञान है इसका जो प्रारूप है वह अनुच्छेद 69 में दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में। अब देखिए 2 और 3 को याद कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले 2 की बात की जाए, 2 में दिया गया है वेतन और भत्ते। तो देखिए सबसे पहले जैसे आप लोग तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप जब भी फॉर्म आता है तो उसका देखते हैं कि पे ग्रेड कितना है, अर्थात सबसे पहले आप लोग पैसा देखते हैं उसके बाद फॉर्म भरते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है याद करेंगे सबसे पहले वेतन और भत्ते का जो उल्लेख है वह दूसरी अनुसूची में है, जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का जो है प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची है कि इसके अंतर्गत भारत के सभी 28 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्र यथा अर्थात दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्वों का जो है विवरण दिया गया है। अर्थात जो भारत में 28 राज्य हैं और तीन जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में जितने भी सदस्य राज्यसभा में चुन के जाते हैं उसका जो उल्लेख है वह किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची जो है 4 में दिया गया है कि किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य जो है चुन के जाएंगे। इसका जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद
अनुसूची 4 में दिया गया है। अगला अनुसूची है वह है 5वीं अनुसूची। तो देखिए 5वीं अनुसूची में जो है किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जो है उपबंध किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख है यह किस में उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 5 में उल्लेख किया गया है। अगली अनुसूची है वह है 6ठी अनुसूची। तो देखिए 6ठी अनुसूची में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा के मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजाति के क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में किया गया है। 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो है उपबंध किया गया है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद था, उसमें क्या दिया गया था, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया था, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया था कि वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया था। उसके पश्चात तीसरी अनुसूची थी, शपथ का प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात था चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में दिया गया था कि किस राज्य और जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे कितने राज्यसभा के सदस्य चुन के जाएंगे। उसके पश्चात 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। और 6ठी अनुसूची जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है, किंतु इसमें जो है 4 राज्य के विशेष के बारे में उपबंध किया गया है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम है, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए अगली अनुसूची है वह है 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। तो संघ और राज्य के शक्तियों के विभाजन के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में जो है किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो है उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए संघ सूची की, तो संघ सूची में जब संविधान बनाया गया था या लागू किया गया था उस समय जो है कुल 97 विषयों का उल्लेख किया गया था, किंतु वर्तमान समय में जो है कुल 100 विषय जो है मिलते हैं। यदि बात की जाए राज्य सूची के बारे में, तो राज्य सूची में जो है वर्तमान में कुल 61 विषय हैं, और किंतु जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषयों का उल्लेख किया गया था। यदि बात की जाए समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख किया गया था, किंतु वर्तमान समय में जो है 52 विषय का उल्लेख मिलता है। तो देखिए सबसे पहले संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो 97 विषय थे, वर्तमान में जो है 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची में जो है कुल 47 विषयों का उल्लेख किया गया था संविधान लागू समय, वर्तमान समय में जो है कुल 52 विषयों का उल्लेख किया गया है। अगली है सूची 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और मूल रूप से संविधान में जो है कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। तो जब संविधान लागू हुआ था 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को रखा गया था, तो 14 भाषाओं को रखा गया था। वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वह 22 है। यदि बात की जाए इसके अंतर्गत कौन कौन सी 8 प्रमुख भाषाओं को जोड़ा गया, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है 15वीं भाषा के रूप में जो है सिंधी को जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 15वीं भाषा के रूप में जो है किस भाषा को जो है जोड़ा गया था। तो 15वीं भाषा के रूप में जो है किसको जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया था। यदि बात की जाए संविधान संशोधन की, तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। उसके पश्चात फिर 3 नई भाषाओं को जोड़ा जाता है। वो कौन कौन से हैं, वह है 1900 कौन कौन सा है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो इसको याद कैसे करेंगे, नमक, न से क्या हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। और इसे जो है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसे जो है 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। अगला संविधान संशोधन कब हुआ, जो कि 2004 में हुआ, जिसके तहत जो है 4
नए भाषाओं को जोड़ा गया वो कौन कौन से थे? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली को जो है 2004 में जो है 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 नए राज्यों को जोड़ के वर्तमान समय में यदि बात की जाए अब कितनी भाषाएं हो गई हैं तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला अनुसूची है वह है 9वीं अनुसूची। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है इसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। उसके पश्चात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जो है विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा जो है जोड़ा जाता है, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई तो इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जो है जोड़ी गई थी। और इसमें यह कुछ ऐसे प्रावधान किए गए या अधिनियम का जो है विधिमान्यकरण बंद किया गया कि इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात 9वीं अनुसूची में जो है जो भी विषय रखे जाएंगे उसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगली अनुसूची है वह है 10वीं अनुसूची। तो देखिए 10वीं अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया तो इसे जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है जोड़ा गया। तो देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसे जो है कब जोड़ा गया तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। तो दल बदल का जो प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया है तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। और कब किया गया तो 1985 ईस्वी में किया गया। अगली अनुसूची है वह है 11वीं अनुसूची। तो देखिए 11वीं अनुसूची का जो उल्लेख है यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया तो इसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया तो 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। यदि बात की जाए इसमें किसका उल्लेख किया गया है तो इसमें जो है ग्राम पंचायतों के शक्तियों का जो है उल्लेख किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है कुल कितने विषय को रखा गया है तो इसके अंतर्गत जो कुल विषय रखे गए हैं वो रखे गए हैं 29 विषय रखे गए हैं। तो देखिए ग्राम पंचायतों का उल्लेख सर्वप्रथम किस अनुच्छेद के तहत किस सूची के तहत किया गया तो 11वीं अनुसूची के तहत किया गया। कब किया गया तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और किस सन में किया गया था तो 1992 में किया गया था। अगला जो अनुसूची है वह है 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची जो है कब जोड़ा गया तो इसे जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। और कब किया गया तो 1992 ईस्वी में किया गया था। तो देखिए 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया। इसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें किसका उल्लेख किया गया तो नगर पालिका के शक्तियों का जो है उल्लेख किया गया। तो देखिए 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के शक्तियों का उल्लेख किया गया और जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका के शक्तियों का उल्लेख किया गया। इसके अंतर्गत जो है स्थानीय कार्यों के लिए करने के लिए जो है 18 विषय जो है प्रदान किए गए। तो देखिए ग्राम पंचायत में 29 विषय और नगर पालिका की शक्तियों के उल्लेख जो है किया गया है, जिसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग जो है संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम ऐसे ही भाग को बताएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला भाग है वह है पहला। तो देखिए पहला भाग है संघ राज्य क्षेत्र। हमने आपको बताया जब अनुसूची पढ़ा रहा था कि चाहे वो पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो उसमें किसका उल्लेख किया गया है संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका उल्लेख जो है किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अगला भाग है भाग 2। तो देखिए भाग 2 में जो है किसका उल्लेख मिलता है तो नागरिकता का उल्लेख मिलता है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 5 से 12 तक दिया गया है। नागरिकता की बात की जाए किस देश से लिया गया है तो हमने आपको बताया था कि नागरिकता को जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला है भाग 3। भाग 3 में जो है किसका उल्लेख किया गया है तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है भाग 3 का उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए कि मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है तो मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला भाग है भाग 4। देखिए भाग 4 में जो है किसका उल्लेख किया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है यदि भाग 4 की बात की जाए किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक उल्लेख मिलता है तो 36 से लेकर 51 तक उल्लेख किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिया गया है तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है भाग 4 क। तो देखिए भाग 4 का इसे जो है कब जोड़ा गया था, इसे जो है
इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था और इसमें जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है मौलिक अधिकार का। तो देखिए मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 क में जो है भाग 4 का उल्लेख मिलता है। भाग 4 क मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 51 क में किया गया है। उसके पश्चात है भाग 5। तो देखिए भाग 5 में जो है किसका उल्लेख मिलता है, संघ का। तो देखिए भाग 5 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो संघ का जो उल्लेख मिलता है वह जो है किस में मिलता है, तो भाग 5 में जो है मिलता है। यदि बात की जाए भाग 6 की, तो भाग 6 में जो है राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है, राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 5 में संघ और 6 में जो है राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात है अगला भाग है 8। तो भाग 8 में जो है दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए भाग 5 में दिया गया है संघ के बारे में, भाग 6 में दिया गया है राज्य के बारे में और उसके पश्चात 7वीं जो भाग है इसे निष्कासित कर दिया गया है। 8वें भाग में दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए भाग 5 का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद जो है 52 से लेके 151 तक जो उल्लेख किया गया है वह 5 भाग का किया गया है। यदि भाग 6 की बात की जाए तो भाग 6 जो है अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक उल्लेख किया गया है। तो देखिए अब भाग 8 को कैसे याद करेंगे, तो देखिए भाग 5 और 6 में, देखिए भाग 5 में राज्य के संघ के बारे में दिया गया है और 6 में जो है राज्य के बारे में दिया गया है। तो 7वीं निष्कासित किया गया है। 8वें में इन्हीं दोनों को 5वीं और 6ठी को जोड़कर जो है उल्लेख किया गया है संघ राज्य क्षेत्र, और इसका जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। उसके पश्चात है भाग 9। तो भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है और इसे जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। और यदि बात की जाए किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 अड़ा तक जो है किया गया है। उसके पश्चात है भाग 9 का। भाग 9 का में जो है किसका उल्लेख किया गया है, तो नगर पालिका के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 त से लेके 243 यच्छ तक जो है दिया गया है। यदि बात की जाए इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसे जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अगला भाग है भाग 10। यदि भाग 10 की बात की जाए, भाग 10 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र के बारे में जो है उबंध किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 244 से लेके 244 का तक उल्लेख किया गया है। तो देखिए अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह किस भाग में किया गया है, तो भाग जो है 10 में किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 244 और 244 का में किया गया है। अगला भाग है भाग 11। देखिए भाग 11 में किसका उल्लेख किया गया है, संघ तथा राज्य के मध्य संबंध, अर्थात संघ और राज्य के मध्य जो संबंध है यह किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो भाग 11 में किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 243 से लेके 263 तक जो है उल्लेख किया गया है। अगला भाग है भाग 12। देखिए भाग 12 में किसका उल्लेख किया गया है, वित्त संपत्ति एवं संविदाएं व वाद का जो है उल्लेख किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 264 से लेके 264 से लेके 300 का तक जो है उल्लेख किया गया है। अगला भाग है वह है भाग 13। तो देखिए भाग 13 किसका उल्लेख किया गया है, भाग 13 में किसका उल्लेख किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम का उल्लेख जो है किया गया है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 300। अगला भाग है भाग 14। यदि भाग 14 की बात की जाए तो भाग 14 में किसका उल्लेख किया गया है, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, अर्थात संघ और राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अधीन सेवाएं हैं उसका जो उल्लेख किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 208 से ले 308 से लेके 323 तक। तो संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जैसे संघ के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत जैसे आईएएस होते हैं वो किस के अंतर्गत आते हैं, तो संघ के अंतर्गत आते हैं। तो और राज्य की बात की जाए तो पीसीएस जैसे होता है, यह सब किसके अंतर्गत आता है, तो भाग 14 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक दिया गया है संघ तथा राज्य क्षेत्र के अधीन जो सेवाएं हैं। अगला है निर्वाचन। तो देखिए भाग 15 में जो है निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। यदि बात की जाए कि अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अगला भाग है भाग 16।
देखिए भाग 16 में किसका उल्लेख किया गया है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो देखिए जो कुछ विभिन्न वर्ग हैं उनके बारे में विशेष उपबंध किया गया है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक किया गया है। उसके पश्चात है भाग 17। भाग 17 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 343 से लेके 351 तक दिया गया है। तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 343 से लेके 351 तक दिया गया है। अगला है भाग 18। देखिए भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध के बारे में। तो आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। उसके पश्चात है भाग 19। भाग 19 में दिया गया है प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक दिया गया है। उसके पश्चात जो अगला और अंतिम प्रमुख भाग है वह है भाग 20। देखिए भाग 20 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। यदि आप लोग को ध्यान से पढ़े होंगे तो हमने आपको बताया था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस देश से लिया गया है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आइए अब हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने वही अनुच्छेद को जो है चूज किया है आप लोग को बताने के लिए। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। तो देखिए अनुच्छेद 1 की बात की जाए तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि चाहे अनुच्छेद 1 हो, चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, इन सब में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसी के तहत जो है पहले अनुच्छेद में दिया गया है संघ का नाम, अर्थात जो संघ है इसका नाम क्या होगा? राज्य क्षेत्र, अर्थात राज्य क्षेत्र का जो उपबंध है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में किया गया है। और दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो भारत जो है क्या होगा? राज्यों का जो है एक संघ होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। तो देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो देखिए ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है और अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है। तो आज हम आप लोग को ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आप लोग को अब जो है कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके पश्चात ट्रिक को आप लोग को बता देंगे। देखिए अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अर्थात जो नए राज्यों का प्रवेश है और स्थापना है इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का उल्लेख है, अर्थात जो विदेशी भूमि जो है, यदि कोई विदेशी भूमि है वह भारत में सम्मिलित किया जाता है तो इसका जो प्रावधान किया जाएगा यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है किया जाएगा। अर्थात जो भी भूमि भारत में यदि सम्मिलित होता है उसका जो वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद जो है 2 के तहत किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौता हुआ तो कुछ भूमि जो है बांग्लादेश ने भारत को दिया, तो यह जो समझौता हुआ या जो यह भूमि अर्जित की गई इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। अब देखिए हम लोग अनुच्छेद 3 के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 3 में के बारे में क्या दिया गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अर्थात जो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, इनके नाम, इनके सीमा क्षेत्र या नए राज्यों का जो है प्रवेश, नए राज्यों का जो है निर्माण, इन सब का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में किया गया है। जैसे पश्चिम बंगाल का नाम बदल के जो है पश्चिम बंग करने की मांग हो रही है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे उत्तराखंड जो है नया राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, झारखंड जो है बिहार से अलग होकर नया राज्य बना, और नया एक राज्य अभी हाल ही में जो है तेलंगाना 2014 में बना। तो ये सब जो हुआ परिवर्तन यह किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है किया गया। यदि बात की जाए जैसे केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 9 था उसके पश्चात 8 हो गया, तो यह जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद जो है 3 के तहत किया गया। अब देखिए इसको 2 और 3 को याद कैसे करेंगे? तो देखिए नए राज्यों का प्रवेश अर्थात जो विदेशी भूमि है उससे अर्जित करने से संबंधित है। तो देखिए यदि कोई भारत में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है
कि 2 राज्यों का निर्माण करना है। एक विदेशी भूमि अर्जित हो रही है, विदेश से आ रहा है, और एक भारत राज्य क्षेत्र से जो है परिवर्तित करना है। तो पहले किसको वरीयता देंगे? जो विदेश से आ रहा है। जो भारत में है इसे तो हम लोग बाद में भी देख लेंगे, लेकिन जो पहले जो विदेश से मिल रहा है उसको हम लोग अर्जित करेंगे। तो 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश, अर्थात जो विदेशी भूमि है उसको अर्जित करने से संबंधित है। और उसके पश्चात है 3 में जो है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर सीमा, नाम, क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में दिया गया है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का जो है उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 12। तो देखिए अनुच्छेद 12 में जो है क्या दिया गया है? भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। तो भाग 3 में जो है किसका भाग 3 के प्रयोजनों के लिए जो है राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया है, यह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 12 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 14। देखिए अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का जो है समान संरक्षण, अर्थात विधि के समक्ष जो है सभी समानता और विधियों का समान संरक्षण, अर्थात विधि के समक्ष जो है सभी समान होंगे और विधियों का जो है समान संरक्षण किया जाएगा। उसके पश्चात है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है किसका दिया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में दिया गया है, अर्थात छुआछूत से संबंधित जो प्रावधान है इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद जो है 17 में किया गया है कि छुआछूत का अंत जो है किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में जो है किसका उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। तो उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 18 में किया गया है। तो देखिए 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। उसके पश्चात है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, किंतु अनुच्छेद जो 19 है इसे जो है हटा के जो है इसे एक विधि संपत्ति का अधिकार जो है जो था इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद जो है 300 का में जो है जोड़ दिया गया। ये उसके पश्चात है अनुच्छेद 19A। तो देखिए अनुच्छेद 19A में बोलने का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वह किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 19A में दिया गया है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 20। देखिए अनुच्छेद 20 में दिया गया है दोष अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों के संबंध में जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। और 3 प्रकार से संरक्षण दिया गया है। कौन कौन से हैं? कार्योत्तर विधि के से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसक से संरक्षण, अर्थात कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान करता है, अर्थात कार्य करते समय जो विधि का प्रावधान है उसी के तहत जो है उसे दंड दिया जाएगा। दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। एक किसी अपराध के लिए जो है एक ही बार जो है दंड दिया जाएगा। आत्म अभिशंसन के संरक्षण से संबंधित, अर्थात उसे जो है अपने व्यक्ति को जो है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जो है विवश नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 21। तो देखिए अनुच्छेद 21 में दिया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में जो प्रावधान है यह किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 21 में दिया गया है। और इसमें जो है जीवन जीने का अधिकार तो है किंतु मरने का अधिकार नहीं है, यह भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। विदेश जाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, यह स्वच्छ जल का अधिकार, यह सब जो है एक चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, यह सब जो है अनुच्छेद 21 के तहत ही दिया गया है। उसके पश्चात देखिए क्या है? शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 21A में दिया गया है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यह जो है अनुच्छेद 21A के तहत जो है प्रावधान किया गया है। यदि बात की जाए इसे जो है कब जोड़ा गया, तो इसे जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया। पहले यह जो है किसमें उल्लेख था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो यह जो है पहले अनुच्छेद जो है 45 में दिया गया था, अनुच्छेद जो है 45 में दिया गया था। और यदि बात की जाए किसमें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसे दिया गया था। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित।
तो देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित जो संरक्षण है इसका उल्लंघन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 22 में किया गया है। तो देखिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। देखिए अनुच्छेद 23 किसका उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 23 में यह दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार बालात श्रम का प्रतिषेध, अर्थात मानव के द्वारा जो दुर्व्यापार है और बालात श्रम का प्रतिषेध है यह अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है। मानव दुर्व्यापार का अत्यंत व्यापक, मानव दुर्व्यवहार जो है का अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसे जो है न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्वाचित मानव विरुद्ध दुर्व्यापार एवं बेगार शब्द जो है सम्मिलित किया गया है। जैसे दास प्रथा हो गया, बेगार अथवा बालाश्रम हो गया, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय हो गया, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार हो गया, बधुआ मजदूरी हो गया। ये सब जो है न्यायालय के द्वारा जो है जोड़ा गया है या न्यायालय के द्वारा जो है दिया गया है और इस सब का उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 दिया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात जो 14 वर्ष से कम बालक हैं उनके बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुर्व्यापार बालाश्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 में दिया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, वो भी कैसे बालक जो 14 वर्ष से कम हैं। तो देखिए और दिया है कि 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का जो है निषेध किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। तो देखिए अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण को धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 में किया गया है। इसी के अनुच्छेद 25 के ही तहत जो है जो सिख होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। तो देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 29 में किसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक के हितों के बारे में संरक्षण। तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 29 है। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावनाओं को कहा जाता है, किंतु यदि क्वेश्चन पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की जो है आत्मा कहा है, तो किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को जो है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यदि क्वेश्चन किसी का नाम लिए पूछे, बिना नाम लिए पूछे कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही जो है उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जो है जारी करता है। और कौन कौन से रीट है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख, ये सभी 5 प्रकार के रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है जारी करता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह किसी भी न्यायालय में जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात जो इसमें अधिकार दिया गया है इस अधिकार के लिए आप लोग जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 है। इसमें दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख
अनुच्छेद 39A में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 का उल्लेख जो है, अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42। देखिए अनुच्छेद 42 में दिया गया है कि काम, न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति की सहायता। तो देखिए अनुच्छेद 42 में क्या कहता है कि काम जो होना चाहिए वह न्याय का संगत होना चाहिए। मनोचित दशाओं का अर्थ है कि मन के अनुसार होना चाहिए। प्रसूति सहायता का अर्थ है कि प्रसूति के समय जो है कुछ सहायता पाने का अधिकार। तो यह सब अनुच्छेद 42 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 में दिया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो देखिए अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है कि काम पाने का अधिकार। 42 में दिया गया है काम जो होना चाहिए न्याय संगत होना चाहिए, मनोचित दशाओं का होना चाहिए। और अनुच्छेद 43 में दिया गया है कि कर्मकारों के लिए अर्थात जो काम करने वाले हैं उनको निर्वाह मजदूरी का उपबंध जो है किया गया है। और कुटीर उद्योग का जो प्रोत्साहन है वह भी जो है सरकार करेगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। देखिए अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो देखिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद जो है 44 में किया गया है। और अभी तक सिर्फ एक ही राज्य में समान सिविल संहिता कोड जो है लागू किया गया है। वह किस राज्य में है? तो गोवा में किया गया है। हाल ही में अभी जो है उत्तराखंड में यह विधेयक लाया गया है अभी, किंतु यह जो है पारित नहीं हुआ है। अगला है अनुच्छेद 47। देखिए अनुच्छेद 47 में क्या दिया गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो देखिए पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। इसमें क्या दिया गया है? कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो देखिए अनुच्छेद 47 में दिया गया है पोषा स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 47 में दिया गया है। आप लोग देखेंगे कि जैसे अभी हाल ही में चिरंजीवी जो योजना है जिसमें 5 लाख के रुपए तक जो है छूट दी गई है, राजस्थान की योजना है। जैसे आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है अभी हाल ही में जो है जब सपा सरकार थी तो एक योजना लाई थी कि जो 100 नंबर है एक, इस पे आप कॉल करके जो है 102 पे जो है कॉल करके आप एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी। ये सब सुविधा जो है अनुच्छेद 47 के ही तहत जो है सरकारें करती हैं। अगला है अनुच्छेद 48 से। 48 में क्या दिया गया है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। तो देखिए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो है राज्य प्रयास करेगी। तो अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो है सरकारें जो राज्य जो है प्रयास करेगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 49। देखिए अनुच्छेद 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। तो राष्ट्रीय जो स्तर के जो महत्व के स्मारक हैं या स्थान हैं या जो वस्तु हैं उसका जो है संरक्षण करने का राज्य जो है प्रयास करेगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। तो देखिए अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथक्करण के बारे में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, सुरक्षा और अभिवृद्धि। अर्थात जो सरकार के संघ है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति, सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का जो है प्रयास करेगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। और यदि बात की जाए इसको जो है कब जोड़ा गया, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया। और जब
यह जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था, किंतु 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य जो है किस देश से लिया गया है, तो यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और यह जो है किसकी सिफारिश पे किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे जो है यह किया गया था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। तो देखिए अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। तो देखिए अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। और इसमें कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा तथा विधानसभाओं के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं वही सदस्य जो है चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनयन के द्वारा जो चुन के जाते हैं वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है। तो अर्थात अनुच्छेद 55 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस प्रकार से होगी, अर्थात निर्वाचन की विधि क्या होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिया गया है। और इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार जो है किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, तो 5 वर्ष का जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अर्थात राष्ट्रपति यदि दोबारा जो है निर्वाचन के लिए जो है आवेदन करता है तो उसकी जो है पात्रता क्या होगी, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 57 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अहर्ताएं अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है यदि बात की जाए राष्ट्रपति निर्वाचन होने का अहर्ताएं क्या होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह जो है उसकी जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और भी दिए हैं लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। हमने आपको जब हमने जब आपको अनुसूची 3 पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनके शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में दिया गया है, किंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान जो है अनुच्छेदों में दिया गया है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। तो देखिए अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 61 है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61 है। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है यह किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वह लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 और इसमें क्या दिया गया है कि भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का
पदेन सभापति होगा। आप लोग को पता होगा कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो है दिया जाता है। वर्तमान समय में यदि बात की जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में क्या दिया गया है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, जगदीप धनखड़ हैं, जबकि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69। इसमें क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। तो देखिए अनुच्छेद जो है 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान या शपथ का जो है प्रारूप दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। इसमें क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को क्षमा दान आदि के कुछ मामलों में जो है दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति को जो क्षमा दान की शक्ति दी गई है वह अनुच्छेद 72 में दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है या किसी के जो दंड है उसको कम कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74। देखिए अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो मुखिया होगा वह कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बारे में, अर्थात जो मंत्रिपरिषद होगा उसका विस्तार जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 75 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में दिया गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो देखिए भारत का एक जो महान्यायवादी होगा वह किस में दिया गया है, अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी को किसी भी सभा में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसमें बोलने का अधिकार है, किंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में दिया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अर्थात राष्ट्रपति को जो है जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, यह अनुच्छेद 78 में उल्लेखित किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है, संसद का गठन। तो अनुच्छेद 79 में दिया गया है संसद का गठन। यदि बात की जाए संसद का गठन किस प्रकार से किया जाता है, तो संसद है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद का निर्माण किया जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में दिया गया है राज्यसभा की संरचना, अर्थात राज्यसभा का संरचना के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में दिया गया है। यदि बात की जाए राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसे अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वह 245 दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में दिया गया है लोकसभा की संरचना, अर्थात लोकसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 में किया गया है। यदि इसको बात की जाए और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है या इसे अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्तमान समय में जो सदस्यों की संख्या है वह है 543 और इसमें जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वह 550 हो सकते हैं। इसमें जो है इसके पहले जो है इसमें जो है 552 होते थे, जो 2 आंग्ल इंडियंस के मनोनयन किए जाते थे। इसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त करके अब जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वह 550 हो सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 85। तो देखिए अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को संसद के सत्र, अवसान और विघटन की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति जो है सत्र के सत्रावसान कर सकता है और विघटन करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 100। तो देखिए 100 जो है एकदम आसान है कि लोकसभा में किसी बिल पर मत बराबर होने पर लोकसभा के सदस्य को निर्णायक वोट देने का अधिकार। 100 अर्थात यदि दोनों बराबर हैं तो वोट देने का अधिकार किसे है, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है निर्णायक वोट देने का अधिकार है। उसके पहले जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना वोट नहीं देते हैं, किंतु यदि वोट बराबर है किसी बिल को लेके तब अपना निर्णायक वोट दे सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद
108। तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाने का अधिकार। तो देखिए राष्ट्रपति जो है कुछ दशाओं में, अर्थात जो साधारण बिल होता है उस पे यदि बहस जो है छिड़ी है तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला के जो है उस बात को गठित कर सकता है, समझौता करा सकता है। और इसकी जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और कैसे बिल पे? तो जो साधारण बिल होते हैं उसी पे बुलाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में दिया है धन विधेयक की परिभाषा। तो देखिए धन विधेयक की जो परिभाषा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में दिया गया है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, अर्थात जो विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति की जो अनुमति है वह जो है दी जाएगी, तभी वह विधेयक जो है पूर्णतः मान्य होगी। यह अनुच्छेद जो है 111 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 112। इसमें दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो है बजट कहते हैं, उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। यदि क्वेश्चन पूछे कि बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यदि विकल्प में दिया रहे इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। यदि इनमें से कोई नहीं दिया है तब अनुच्छेद 112 को जो है आप लोग सही टिक लगा के आएंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 114। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 में उल्लेख किया गया है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात है अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में दिया गया है लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान का उल्लेख जो है किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 के बारे में दिया गया है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो वित्तीय विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध है इसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 123। यह जो है अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 123 में दिया गया है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रभावित करने का राष्ट्रपति को शक्ति, अर्थात यदि जो सत्र है लोकसभा और राज्यसभा जो सभा है इसका जो है सत्र नहीं चल रहा है, तो जो है यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो संसद के विश्रांति काल में जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश प्रख्यापित करके जो है वह बिल को जो है लागू कर सकता है। और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों सदनों की कार्यवाही मतलब जो है कार्य बैठक नहीं होती है तब तक। और यह कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह किया जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का जो है प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 127। इसमें क्या दिया गया है? तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 127 में जो है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 131। इसमें दिया गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। तो देखिए अनुच्छेद 131 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में जो है दिया गया है। एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 137। 143 से पहले एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 137। इसमें क्या दिया गया है कि निर्णय या आदेशों का जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, अर्थात उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय पुनर्विलोकन की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 137 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 143। अनुच्छेद 143 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति का प्रावधान किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 143 में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, किंतु उसे मानने के लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में क्या दिया गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा। तो भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में दिया गया है।
तो यदि आप लोग को पता हो कि भारत का वर्तमान में नियंत्रक महालेखक परीक्षक कौन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या दिया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार से दिया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो देखिए, आप लोग राज्यपाल और उपराष्ट्रपति को मिला के पढ़ेंगे तो आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 154 में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। हमने आपको बताया था जब राष्ट्रपति को बता रहे थे तो उसमें दिया था अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 159। तो देखिए, हमने आपको अनुच्छेद 60 में बताया था कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति है उसके शपथ और प्रतिज्ञान का जो वर्णन है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। हम इसलिए आपको दोनों जोड़ के बता रहे हैं क्योंकि देखिए, जो संघ होता है अर्थात जो केंद्र स्तर पे जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य स्तर पे जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 161। तो देखिए, हमने अनुच्छेद 72 में बताया था कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, उसी प्रकार से राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 161 में दी गई है। किंतु राष्ट्रपति को जो है सभी प्रकार के दंडों को जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है, किंतु राज्यपाल को जो है मृत्युदंड तथा मार्शल कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को छोड़ के जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 162। तो अनुच्छेद 162 में क्या दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है अनुच्छेद किस में दिया गया है, अनुच्छेद 162 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। दिया गया है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जिस प्रकार से अनुच्छेद 74 में दिया गया था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 163 में दिया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। तो देखिए, अनुच्छेद 165 में क्या दिया गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, राज्य का एक महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया था केंद्र स्तर पर, ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 167। इसमें क्या दिया गया है, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जिस प्रकार से अनुच्छेद 78 में दिया गया था कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, ठीक उसी प्रकार से राज्य को जानकारी देने के लिए संबंध में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में दिया गया है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। जिस प्रकार से अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा का जो है सदन नहीं चल रहा है या विश्रांति काल है तो उस समय जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 213 में दिया गया है विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का जो है राज्यपाल को शक्ति दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 214। तो देखिए, जिस प्रकार से अनुच्छेद 124 में दिया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख जो किया गया है, संघ की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया, जिसमें अनुच्छेद 124 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का प्रावधान, उसी प्रकार से राज्य के लिए उस उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है किया गया है। और किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 214 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 215। 215 में क्या दिया गया है, उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना। तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है 215 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 216। तो 216 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का गठन का प्रावधान। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 239। इसमें क्या दिया गया है, 239 है। 239 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्रों का
प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 239 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 239A क। तो देखिए 239 क में दिया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध जो है 239A अर्थात क में जो है किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 249। तो देखिए 249 में दिया गया है राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की शक्ति का प्रावधान किसको दिया गया है, तो इसे जो है केंद्र को दिया गया है। तो राज्य सूची के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 250। तो देखिए 250 में क्या दिया गया है कि यदि आपात को उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध विधि बनाने का संसद की शक्ति। तो देखिए अनुच्छेद 249 में क्या दिया है, राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। जबकि जो है अनुच्छेद 250 में दिया गया है यदि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में जो है विधि बनाने के संसद की जो है शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 257। इसमें दिया गया है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, अर्थात कुछ दशाओं में जो है राज्यों पर जो है संघ का नियंत्रण होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 262। इसमें दिया गया है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का जो है न्यायिक निर्णय का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 263। इसमें क्या दिया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 267। यह अभी हाल ही में सीजीएल में पूछा गया था कि भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, अनुच्छेद 267। तो 267 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है 268। तो इसमें क्या दिया गया है, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। तो संसद जो है विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 268 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 279A। इसमें क्या दिया गया है कि माल और सेवा कर परिषद अर्थात माल और सेवा कर परिषद का जो उल्लेख है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 279A में किया गया है। और इसे जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जो है अंतः स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात 279A जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जो है स्थापित किया गया। अगला अनुच्छेद है 280। इसमें जो है वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा जो है विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना या अनुशंसा जो है कर सकती है, इसका उल्लेख 312 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। इसमें क्या दिया गया है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। तो संघ और लोक सेवा आयोग के लिए जो है एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। इसमें क्या दिया गया है कि चुनाव के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगी। तो निर्वाचन संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 326। इसमें दिया गया है लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो लोकसभा और विधानसभाओं का जो चुनाव है यह किस आधार पर किया जाएगा, यह जो है वयस्क मताधिकारों के आधार पर किया जाएगा, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 326 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 330। अनुच्छेद 330 में क्या दिया गया है, इसमें विशेष जाति के बारे में दिया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में किया गया है। हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए जो है 10 वर्ष के लिए जो है यह प्रावधान आरक्षण का प्रावधान जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। तो
332 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 330 में लोकसभा और 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के संबंध में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है 338। तो 338 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 338 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 338A। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान के बारे में दिया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 340। तो 340 में दिया गया है पिछड़े वर्गों के ये वर्गों हैं, देखिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए नियुक्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान। तो देखिए, पिछड़े वर्गों की कुछ दशाओं के अन्वेषण के लिए जो आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है वह अनुच्छेद 340 में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है वह है 341। तो देखिए, 341 में दिया गया है अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 342A में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के संबंध में जो है दिया गया है। तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 342A में किया गया है, और इसे जो है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जो है प्रतिस्थापित जो है किया गया है, अर्थात स्थापित किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। 343 में दिया गया है संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। तो संघ की जो आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। 351 में क्या प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं उत्थान करने का जो है प्रावधान किया गया है, और वह भारत को मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम बने। यह सब प्रावधान जो है अनुच्छेद 351 में किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार उत्थान करे, जिससे कि भारत की जो मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। 352 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जो है आपात की उद्घोषणा का जो है प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिया गया है। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि आपात की उद्घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। और वह कब करेगा, जब वह यह समझेगा कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध या वाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है तो करेगा। इसके पहले 1978 से पहले जो है इसमें दिया गया था कि भारत में जो है आंतरिक अशांति के आधार पर भी जो है राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किंतु इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कर दिया गया कि यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा युद्ध वाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप ही जो है यह आपात की घोषणा की जा सकती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। 356 में दिया गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। तो राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जा सकता है, और यह किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। इसमें जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया है। तो देखिए, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 360 में किया गया है। अभी तक भारत में एक बार भी जो है वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं किया गया है। और यदि बात की जाए कि किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो पंजाब में जो है सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले भारत में जो है राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया था, तो 1965 ईस्वी में लगाया गया था। अभी तक भारत में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, और जो लास्ट बार लगाया गया था वह इंदिरा गांधी के द्वारा जो है लगाया गया था, जो कि
21 महीने जो है चला था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 है संविधान का संशोधन करने को संसद की शक्ति और प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन करने को जो है संसद की जो शक्ति है, यह प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो ये रहे प्रमुख अनुच्छेद। आइए हम लोग जो है प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है पहला संविधान संशोधन। देखिए पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसमें जो है भूमि सुधारों से संबंधित किया गया था और इसी के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस संशोधन द्वारा संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था और इसमें यह उल्लिखित किया गया कि कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। संशोधन है वह है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब आया? तो यह जो है 1955 में लाया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 है, इसी को जो है कार्यान्वित करने के लिए जो है यह 7वां संविधान लाया गया था और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में जो है कुल कितने राज्य? तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया था। अगला संविधान संशोधन है वह है 10वां संविधान संशोधन। 10वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दादर नगर और हवेली को, दादर नगर एवं नगर हवेली को जो है भारत में शामिल करके जो है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है दर्जा दिया गया। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में आता है। इसके तहत दादर और नगर हवेली को जो है भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा दिया गया। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन कब लाया गया? इसे जो है 1962 ईस्वी में लाया गया और इसके द्वारा जो है संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन एवं दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है शामिल किया गया। तो देखिए गोवा को जो है 1962 में शामिल करके जो है किस में शामिल किया गया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है शामिल किया गया और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। अगला संविधान संशोधन है वह है 14वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत जो क्या किया गया? पहले से देखिए 14वां संविधान संशोधन कब आया? यह जो है 1963 ईस्वी में आया। इसके द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है पांडिचेरी को संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है शामिल किया गया और अनुच्छेद 239 का जोड़ करके जो है संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का जो है प्रावधान किया गया। तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का संसद को जो अधिकार दिया गया, यह किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 14वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा दिया गया था और इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है पांडिचेरी, जिसे पुद्दुचेरी के नाम से जाना जाता है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है दर्जा दिया गया। अगला संविधान संशोधन है वह है 15वां। इसके द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहले देखिए 15वां संविधान संशोधन कब आया? तो यह जो है 1963 ईस्वी में लाया गया था 15वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो सेवानिवृत्त की आयु है वह 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 62 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्त की आयु होती है वह अब 62 वर्ष हो गई है, जो 1963 के पहले कितनी थी? तो 60 वर्ष हुआ करती थे। यदि बात की जाए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी होती है सेवानिवृत्त की? तो 65 वर्ष होती है। अगला संविधान संशोधन है वह है 21वां संविधान संशोधन। तो हमने जब आपको 8वीं अनुसूची पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 21वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? यह जो है भाषा को जोड़ने से संबंधित था और 8वीं अनुसूची में जो है 15वीं भाषा के रूप में जो है किसको जोड़ा गया था? तो सिंधवी को जोड़ा गया था। अगला संविधान संशोधन है यह है 22वां संविधान संशोधन। इसे जो है 1969 ईस्वी में लाया गया था और इसे जो है असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय को जो है बनाया गया। तो असम से मेघालय कब अलग हुआ? 1969 में हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो 22वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हुआ था। अगला संविधान संशोधन है वह है 35वां संविधान संशोधन। देखिए 35वां संविधान संशोधन कब लाया गया? तो इसे जो है 1974 ईस्वी में लाया गया था। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में पारित हुआ। इसके तहत जो है संविधान अनुच्छेद 2 का जो है जोड़कर सिक्किम राज्य को जो है सिक्किम को जो है संरक्षित राज्य का
दर्जा समाप्त करके सह राज्य के रूप में जो है भारत में शामिल किया गया। तो देखिए अनुच्छेद 2 का जोड़ के सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सह राज्य के रूप में जो है भारत में शामिल किया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। उसके पश्चात 36वां संविधान संशोधन आता है और इसमें क्या किया गया कि जो 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था इसे समाप्त कर दिया जाता है और सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्राप्त हो जाता है। और यह किस राज्य के कितने कौन से राज्य के क्रम में, तो यह जो है 22वां राज्य भारत का बन जाता है। और यदि बात की जाए इससे कि इसमें जो है अनुच्छेद 371 जोड़ के जो है विशेष संविधान इसे जो है विशेष प्रावधान भी दिया गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 337। तो देखिए अगला जो संविधान संशोधन है वह है 37वां। यह इसमें क्या प्रावधान किया गया कि इस संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 239 का और अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया और अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना के उपबंध का प्रावधान किया गया। तो देखिए अनुच्छेद जो है 239 और 240 में संशोधन किया गया और अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना के लिए उपबंध किया गया कि संविधान संशोधन द्वारा, तो 37वें संविधान संशोधन द्वारा कब किया गया, तो 1975 ईस्वी में किया गया था। अगला संविधान संशोधन है वह है 41वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह जो है 1976 ईस्वी में आता है। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या किया जाता है कि अनुच्छेद 316 में संशोधन करके लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया जाता है। तो देखिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी इसे बढ़ा के जो है 62 वर्ष कर दिया जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। देखिए अगला संविधान संशोधन है वह है 42वां संविधान संशोधन। यह अति महत्वपूर्ण है, इसी से जो है सभी एग्जामों में जो है यह किसी न किसी शिफ्टों में जरूर पूछता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया जाता है। इसमें जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। यदि बात की जाए इस संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रथम बार प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से शब्द थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है जोड़ा गया था। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया। अभी तक प्रस्तावना में एक बार मात्र जो है संशोधन किया गया था, वह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 339 का जो है जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 39 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसमें जो प्रावधान किया गया वह किया गया सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग 4 का जो है और अनुच्छेद 51 का जो है जोड़कर जो है 10 मौलिक नए कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके पहले भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर यह प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक जो है कर्तव्य दिए गए हैं। इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इसे 6 वर्ष का कर दिया गया था, अर्थात लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष था इसे 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला संविधान संशोधन है वह है 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन कब लाया गया था, तो इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः जो है इसे 5 वर्ष कर दिया गया। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार जो है वह आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। तो देखिए जो आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का उपबंध था इसे समाप्त करके अब क्या कर दिया गया, तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और मूल अधिकार को जो है संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसे समाप्त करके अनुच्छेद 300 के तहत जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 300 के तहत जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला जो प्रमुख संविधान संशोधन है वह है 52वां संविधान संशोधन। देखिए 52वां संविधान संशोधन कब आता है, तो यह जो है 1985 ईस्वी में आता है। और हमने आपको जब अनुसूची
बताया था, तो उसमें बताया था कि 10वीं अनुसूची को जो है 92वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में लाया गया और इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया था। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 53वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है क्या दिया गया है कि इस संविधान संशोधन द्वारा जो है संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम को जो है भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 जोड़ के जो है इसे विशेष प्रावधान भी दिया गया। तो 53वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में लाया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम को जो है 23वें राज्य के रूप में जो है दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 6 जो है जोड़कर विशेष प्रावधान किया गया। अगला संविधान संशोधन है वह है 55वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा क्या किया गया, 55वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में आता है। इसके तहत जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है भारत के 24वें राज्य के रूप में जो है दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 371 का जो है अनुच्छेद 371 जो है जोड़ा गया और विशेष उपबंध प्रावधान किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए जो विशेष उपबंध प्रावधान है अनुच्छेद 371 में दिया गया है, यह जो है अनुच्छेद की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया और अरुणाचल प्रदेश को जो है 24वें राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 56वां। तो देखिए 56 की बात की जाए, 56वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो यह जो है 1987 ईस्वी में होता है और इसके द्वारा जो है गोवा और दमन दीव को जो है अलग करके गोवा को जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया तथा अनुच्छेद 371 जोड़ के जो है इसे विशेष राज्य के रूप में जो है दर्जा दिया गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61वां अगला संविधान संशोधन है वह है 61वां। यदि अनुच्छेद 61 की बात की जाए तो किसका उपबंध किया गया था, हमने आपको बताया था महाभियोग के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया था। यदि 61वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो यह जो है 1989 ईस्वी में आता है। इसमें जो है अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु जो है 61 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु लोकसभा और विधानसभा में 21 वर्ष हुआ करती थी, इसे घटा के अब कितना कर दिया गया, तो 18 वर्ष जो है कर दिया गया और यह अनुच्छेद 326 में प्रावधान किया गया था। अगला संविधान संशोधन है वह है 69वां। देखिए 69वां जो संविधान संशोधन है यह कब आया था, यह जो है 1991 ईस्वी में जो है लाया गया था। यदि बात की जाए इस संविधान संशोधन द्वारा जो क्या प्रावधान किया गया, तो इस संविधान संशोधन द्वारा जो है दो नए अनुच्छेद 239 का और अनुच्छेद 239 का जो है जोड़ा गया और जिसके द्वारा जो है संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली के लिए जो है विशेष दर्जा का प्रावधान किया गया तथा उसका नाम दिल्ली रखा गया। उसके लिए जो है 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। तो देखिए 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में आता है। इस संविधान संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद 239 का अनुच्छेद 239 का जोड़े गए, जिसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को जो है विशेष दर्जा प्रदान किया गया तथा उसका नाम दिल्ली रखा गया और उसके लिए जो है 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। तो देखिए जो सभी राज्य हैं उनके लिए जो मंत्रिपरिषद होती है वह 15% जितने सदस्य होते हैं उनके 15% जो सदस्य होते हैं वह मंत्रिपरिषद बन सकते हैं, किंतु दिल्ली के लिए जो है प्रावधान किया गया है कि जितने सदस्य होते हैं सिर्फ उसके 10% जो सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। संविधान संशोधन है 17वां संविधान संशोधन। देखिए 17वां संविधान संशोधन कब लाया गया, तो इसे जो है 1992 ईस्वी में लाया गया था और इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो देखिए जो 1992 के पहले की स्थिति थी उसमें यह थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, सिर्फ वही चुनाव में भाग लेते थे। किंतु 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुद्दुचेरी के भी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी भाग ले सकते हैं। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 71वां। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या जोड़ा गया, तो इसके द्वारा जो है 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। वो कौन कौन सी है, नमक न से क्या हो जाएगा नेपाली,
म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया। फिर उसके पश्चात आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो इसे जो है 1992 में ही जोड़ा गया था और इसके द्वारा जो है अनुसूची 11 को जो है जोड़ा गया और भाग 9 तथा अनुच्छेद जो है 243 के पश्चात 243 का 243 तक जो है जोड़कर भारत में पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किया गया और कुल 29 विषय जो है पंचायतों के लिए रखे गए। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब आया? तो यह जो है 1992 ईस्वी में ही लाया जाता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुसूची 12 को जोड़ा गया और भाग का अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 यक्ष तक जोड़कर नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों के गठन एवं संरचना आदि के संबंध में प्रावधान किया गया और इसमें जो है कुल 18 विषय रखे गए। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आता है और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गई तथा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित नहीं करने का जो है प्रावधान किया गया है। अगला संविधान संशोधन है वह है 86वां संविधान संशोधन। देखिए 86वें संविधान संशोधन से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क जो है शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। तो यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया। इसके द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता संबंधी प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 21 का जो है संविधान में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के तहत जो है संविधान संशोधन जोड़ के जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 74वां। देखिए 74वां संविधान संशोधन 2003 में आता है और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 338 का जोड़कर अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला जो प्रमुख संविधान संशोधन है वह है 51वां संविधान संशोधन। तो 51वां संविधान संशोधन द्वारा है जो संविधान संशोधन है यह 2003 में आता है और इसके द्वारा जो है अब केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों संख्या जो है लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो देखिए 91वां जो संविधान संशोधन आता है इसके द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या होती है लोकसभा और विधानसभा में उन कुल जो सदस्य होते हैं उनके 15% से अधिक जो है सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे, अर्थात 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली के लिए केवल 10% ही दिया गया है। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 52वां। देखिए 52वां संविधान संशोधन कब आता है? तो यह जो है 2003 में आता है और इसके तहत जो है 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा जाता है। वो कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार से अब 8वीं अनुसूची में जो है कुल भाषाओं की संख्या जो है कितनी हो गई है? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला संविधान संशोधन है वह है 100वां संविधान संशोधन। तो देखिए 100वां संविधान संशोधन किस सन में आया? तो 2015 में आया था। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौता तटबंध प्रोटोकॉल का जो है अनुमोदन किया गया। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्ताक्षरित से संबंधित है। अगला संविधान संशोधन है वह है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2001 में आता है और यह जो है जीएसटी से संबंधित है और अनुच्छेद की बात की जाए तो 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 246 ए, 269 ए और 279 ए जो है 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जो है जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन है वह है 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन
2018 में जो है लाया जाता है। और इस संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 338 ख अंतः स्थापित कर जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो इसे जो है 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जो है दिया गया। अगला संविधान संशोधन है वह है 103वां संविधान संशोधन कब लाया गया, तो इसे जो है 2019 में लाया गया। और इसके तहत जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए जो 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया गया। और इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में जो है संशोधन करके क्रमशः दोनों में जो है नया खंड 6 जो है जोड़ा 6 अंतः स्थापित किया गया। अर्थात 15 और 16 में जो है 5 पहले से थे और छठा जो है उबंधित किया गया। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कब आता है, तो यह जो है 2019 में आता है। इस संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए जो 10% का आरक्षण का प्रावधान है इसे बढ़ा दिया गया तथा लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य के नाम के निर्देशन को जो है 15 जनवरी 2022 को समाप्त कर दिया गया। अर्थात लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य जो चुन के जाते थे उनका जो विवरण था उसे समाप्त कर दिया गया। अर्थात यह व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई। अगला जो संविधान संशोधन और अंतिम संविधान संशोधन है वह है 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन कब लाया जाता है, तो यह जो है 2002 में जो है लाया जाता है। और इसका उद्देश्य है राज्यों द्वारा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों की पहचान करने को उनको बहाल करने का आदेश दिया गया। अर्थात 105वां संविधान संशोधन 2002 में आता है। और इसमें जो है यह प्रावधान किया गया कि राज्यों द्वारा जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करके उनको बहाल करने का जो है प्रावधान किया गया। तो ये रही आज की हमारी क्लास जो कि भारतीय संविधान से संबंधित थी। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।